देवता एपिसोड 3। मैं समझता रहा और अनजान बनाए खामोश बुत की तरह खड़ा रहा। आखिर उसे जबान से कहना पड़ा, आओ यहां बैठो, आज हम बहुत सी बातें करेंगे। हम एक दूसरे के दोस्त बनकर अपने मुस्तकबिल का प्रोग्राम बनाएंगे। वो मुझे करीब बैठने की दावत दे रही थी। उसका हाथ कांप रहा था, शायद वो अंदर से भी कांप रही थी। मैं पलंग के सिरे पर बैठ गया। मेरा हाथ अब तक उसकी गिरफ्त में था। उसने कहा, तुम कैसे पहाड़ हो गए हो? मुझसे उम्र में छोटे हो, मगर मैं तुमसे छोटी नजर आ रही हूं। और मैं कौन सी बड़ी हूं? 3 बरस का फर्क कोई फर्क नहीं होता। मर्द उसी को कहते हैं जिसके डेल डोल के आगे औरत की उम्र छुप जाए। मुझे छुपाओ। मैं अजीब उलझन में पड़ गया। अगरचे वो जवान और बेहद हसीन थी, मगर मुझसे उम्र में बड़ी थी। मैंने कभी इस अंदाज से नहीं सोचा था जैसे वो सोच रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अनजान न बनो फरहाद, तुम्हारे नाम में कितनी रुमानियत है। क्या मुझे देखकर मेरे करीब आकर तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा है? ये बुरी बात है। मुझे बिदकते देखकर वो उठ गई, फिर मुझे समझाने लगी, बुरी बात यह है कि तुम मुझसे कतरा रहे हो। क्या मैं जवान नहीं हूं? क्या मैं हसीन नहीं हूं? मुझमें कोई कमी है? बताओ। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे यह बताओ कि तुम किस तरीके से मुझे मेरा हक दिलाओगी। तुमसे शादी करके। शादी? मैंने हैरत से कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम मुझसे बड़ी हो, चचा राजी नहीं होंगे? कैसे राजी नहीं होंगे? वो जानते हैं कि फूफी तुम्हें बहका रही है। एक दिन डैडी कह रहे थे कि शाहीना की शादी तुमसे कर देंगे और तुम्हें घर दामाद बनाकर रखेंगे, ताकि कोई तुम्हें जमीनों के सिलसिले में बहकाने के लिए यहां से न ले जाए। मगर मैं डैडी का इरादा बदल दूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हैं। डैडी एतराज नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हें घर दामाद बनाकर रखें। वो बातों के दौरान मेरे दाएं से बाएं मचल रही थी। हद हो गई थी। ऐसे मौके पर तो फरिश्ते भी बहक जाते, मैं भी बहक जाता। मगर वो घर दामाद वाली बात मेरी खुददारी पर एक हथौड़े की तरह लगी। जब तक मैं नासमझ लड़का था, वो लोग मुझसे मुलाजिमों जैसा बर्ताव करते रहे। अब वो समझ रहे थे कि मैं तालीम हासिल करते ही उनके हाथ से निकल जाऊंगा। लिहाजा वो अपनी बेटी के आंचल से बांध कर रखना चाहते थे। वो जहां दीदा थे, ये समझते थे कि मुझ जैसे जवान को उनकी जवान बेटी ही बांध कर रख सकती है। मैं उनकी मक्कारी और चालबाजी पर गुस्से से खौल गया। मैंने गजाला की गुदाज बाहों को दोनों हाथों से थामकर उसे अपने से अलग किया। एक नजर उसकी सुलगती हुई जवानी को देखा और फैसला किया, अगर आज मैं इस बदन की लज्जत से आशना हो गया तो एक बार फिर यहां गुलाम बनकर रह जाऊंगा। औरत का नशा बार बार मुझे पुकारेगा और मैं बार बार बहकता चला जाऊंगा। चचा की मिसाल मेरे सामने थी। वो अपनी मुस्तकिल मिजाजी के बावजूद चची के इशारों पर नाचते थे। गजाला ने भी अपनी मां से बहुत कुछ सीखा होगा। अभी तो वो जिस्म की दस्तरखान पर अपनी जवानी का जायका पेश कर रही थी। इसके बाद न जाने कैसी कैसी अदाएं और कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करने वाली थी। मैंने फैसला किया और उसे परे धकेल कर वहां से उठ गया। फिर उसे हिकारत से देखते हुए बोला, मैं ऐसा अहमक नहीं हूं कि तुमसे शादी करूं और यहां गुलाम बनकर रह जाऊं। गजाला को उसके वालिदैन ने कभी फूल की छड़ी से नहीं मारा था और मैंने बड़ी हिकारत से उसे धकेल दिया था। वो बिस्तर पर चारों शाने चित हो गई थी। पहले चंद साहत के लिए उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो तौहीन के एहसास से तिल मिलाई, मुझे गुर्रा कर देखा, मगर देखते ही जैसे फिर जज्बात से सुलग उठी। वो अजीब कैफियत से दो चार थी। तौहीन का एहसास भी था, गुस्सा भी था और मेरे बाजुओं में मचलने की दीवानगी भी थी। मैं आग लगा रहा था और मैं ही उसकी आग बुझा सकता था। वो तड़प कर उठी। मैं पलट कर जाने लगा। वो दौड़ती हुई मेरे सामने आई और रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। तुम नहीं जा सकते। तुम कैसे पत्थर हो? तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहती, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं। तुम शादी नहीं करना चाहते, कोई सौदेबाजी पसंद नहीं करते, न करो, मगर मेरे जज्बात को समझो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे फरेब में आकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकता। दूर हटो। मैंने फिर उससे धक्का दिया।
वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गई। इस बार तौहीन का एहसास उस पर गालिब आ गया। वो चिल्ला कर कहने लगी, सुअर, कमीने, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हें जान से मार डालूंगी, मगर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो मेरा मुंह नोचने के लिए उछलकर मेरी तरफ आई। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। वो लंबे और नोकीले नाखून नेल पॉलिश की सुर्खी में नहाए हुए थे और अब मेरे खून की सुर्खी में डूबना चाहते थे। शायद लड़कियां इसीलिए नाखून बढ़ाकर रखती हैं कि वक्त जरूरत उनसे मुंह नोचने का काम लिया जाए। मैं उसे रोक रहा था और वो भिपरी हुई शेरनी की तरह बार बार मुझ पर झपट रही थी, साथ ही चीखती भी जा रही थी, तुम जलील, कमीने, हमारा झूठा खाने वाले, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। बड़े बड़े रईसजादे मेरे तलवे चाटते हैं, तुम भी यही करोगे, वरना मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। लेकिन ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझसे माफी मांगो। मैं सुलग रही हूं, मैं जल रही हूं, मेरी आग बुझाओ वरना मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगी। मिट्टी के कीड़े, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। रात के सन्नाटे में वो कमरा और वो कोठी गूंज रही थी। फिर चचा, चची और ज़हीर वगैरह की आवाजें आने लगी। वो कमरे का दरवाजा पीट रहे थे। दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है ये? गजाला, तुम क्यों चीख रही हो? कौन है कमरे में? दरवाजा खोलो। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागी। फिर दरवाजा खुलते ही अपनी मां से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, मम्मी, मुझे बचाइए, ये बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहता है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। जब तक ये कमीना रहेगा मैं यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे यहां से ले चलिए मम्मी। मैं उसके झूठ और चिल्लतरबाजी पर हैरान रह गया। मैं कुछ कहना चाहता था कि चचा ने आगे बढ़कर मेरा गिरबान पकड़ा और मुझे झंझोड़ते हुए कहा, हरामखोर, तुम इतनी कमीनगी पर उतर आए हो? तुमने ये भी ना सोचा कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है? मैं तुम्हारी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। अगर ये बड़ी बहन है तो मैं इस पर थूकता हूं। मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसी लड़की को बहन नहीं कह सकता जो अपने कमरे में बुलाकर गुनाह की दावत देती हो। ये झूठ है डैडी, गजाला ने चीख कर कहा। मैंने इसे बुलाया था सिर्फ ये कहने के लिए कि कैसर एक बहुत बड़े ऑफिसर का लड़का है। तुमने उस पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। उस पर यह कमबख्त कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कैसर को अपना रकीब समझता हूँ। फिर ये खुली बेशर्मी की बातें करने लगा। आज इस बात का फैसला कीजिए, ये घर में रहेगा या मैं रहूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई बाजारी लड़की नहीं हूं कि अपनी जिल्लत बर्दाश्त करूंगी। मैंने उसकी तरफ पलटकर हिकारत से देखा। तुम बाजारी औरत से भी बदतर हो। पता नहीं अब तक कितनों के साथ मुंह काला किया है। चाचा जान ने मेरे मुंह पर तमाशा रसीद कर दिया। तुम मेरे सामने मेरी बेटी को बाजारी कह रहे हो? तुम खुद बाजारी हो, शरीफों के यहां रहने के काबिल नहीं हो। निकल जाओ यहां से। उन्होंने दूसरी बार तमाचा मारना चाहा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, फिर उस हाथ को परे झटक कर कहा, बस अब मुझ पर हाथ ना उठाना। आज से मैं तमाम रिश्ते तोड़ रहा हूं। तुम लोग बचपन से मुझे बेवकूफ बनाते आए हो। जवानी में तुम्हारी बेटी मुझे बेवकूफ बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहती है। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह समझ गया हूं। अब यहां मेरा गुजारा नहीं होगा। मैं जा रहा हूं, मगर याद रखना, एक दिन इस कोठी का मालिक बनकर आऊंगा और तुम सबको धक्के देकर यहां से निकालूंगा। यह कहकर मैं कमरे से जाने लगा। दरवाजे पर एक तरफ गजाला अपनी मां से लिपटी हुई खड़ी थी, दूसरी तरफ शाहीना अपने भाई ज़हीर के पीछे खड़ी अपनी कटोरा जैसी आंखें फैलाकर मुझे घूर रही थी। मैं उसके सामने आकर ठहर गया। चचा और चची दोनों ही चीख चीख कर मुझे चैलेंज कर रहे थे कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। जमीन और जायदाद के लिए मेरे दावे झूठे हैं। अदालत मेरे हक में फैसला नहीं सुनाएगी। वो बड़बड़ा रहे थे, लेकिन मैंने शाहीना के सामने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। शाहीना, यहां जो कुछ हो रहा है तुम्हें उसके मुताल्लिक सोचना और समझना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी अखलाक से गिरी हुई बातें मेरी बहन के कानों तक पहुंचे। तुम जाओ यहां से। वो मेरा हाथ थामकर इल्तिजामेज़ लहजे में बोली, आप यहां से नहीं जाएंगे ना? जरा देर के लिए मेरा फैसला कमजोर पड़ गया। मैं उस मासूम को इस गंदे माहौल में छोड़कर कैसे जाऊं? लेकिन यहां रहकर मैं उसके लिए क्या कर सकता था? एक भाई का फर्ज पूरा करने के लिए लाजमी था कि मैं वहां से चला जाऊं और अपनी तमाम दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दूं। मैंने दिल पर जब्र करते हुए कहा, मैं जाऊंगा, अपनी और तुम्हारी भलाई के लिए जाऊंगा। 8 साल की जुदाई हमें दूर न कर सकी। आइंदा भी इस दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकेगी। मैं बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगा।
ज़हीर गुस्से और बेबसी से मुझे देख रहा था। अब उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अकड़ कर शाहीना को मुझसे बातें करने से रोक देता, इसलिए वो बड़ी खामोशी से शाहीना का बाजू थाम कर जरा पीछे हट गया ताकि मेरे गुजरने के लिए रास्ता बन जाए। मैंने उस पर हिकारत की एक नजर डाली और लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे में आ गया। वहां आकर मैं अपने कपड़े, किताबें और दूसरा सामान बांधने लगा। कोई ये देखने नहीं आया कि मैं इस घर से क्या ले जा रहा हूं। मैंने अपने लिए जो भी चीज जरूरी समझी उसे उठाकर रख लिया। फिर 1 घंटे के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मैंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं अपनी फूफी के यहां चला आया। फूफी शाहदरा में रहती थी। फूफा का इंतकाल हो चुका था। वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। उनकी लड़की जरीना तकरीबन मेरी हम उम्र थी। 3 वक्त की रोटियों के लिए वो भी महल्ले वालों के कपड़े सीती थी। दोनों माँ बेटी मेहनत मजदूरी करके इज्जत आबरू से जिंदगी गुजार रही थी। मुझे देखकर फूफी मेरी बलाएं लेने लगी। मैंने कोठी छोड़ने की तफसील सुनाई तो वो चचा जान को कोसने और गालियां देने लगी। वो 2 कमरों के एक कच्चे मकान में रहती थी। उन्होंने एक कमरा मेरे रहने के लिए मखसूस कर दिया। मैं ये सोचकर आया था कि अब कहीं मुलाजिमत करूंगा और उन पर बोझ नहीं बनूंगा। मैंने उसी वक्त उनसे कह दिया कि मैं उनका बेटा बनकर इस घर के अखराजात पूरे करूंगा। ये सुनकर वो नाराज हो गई। उन्होंने जरा समझाकर और जरा डांट डपट कर अपना फैसला सुना दिया कि मुझे तालीम जारी रखनी होगी। हम रात गए तक बातें करते रहे। फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। बिस्तर पर लेटने के बाद मुझे नींद नहीं आई। बहुत सी सोचें दिमाग में लपक रही थी। चचा की मक्कारियों ने मुझे अपनी उम्र से ज्यादा सोचना सिखा दिया था। मैं गहरी संजीदगी से सोच रहा था कि उनसे अपना हक छीन लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, किन लोगों का ताउन हासिल करना चाहिए। सभी से ताउन की तवक्को थी, मगर चचा इस हकीकत को अच्छी तरह समझ गए थे कि मेरी तरफ से मुकद्दमेबाजी के लिए कोई अदालत तक नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे अजीज व अकारिब में सभी गरीब थे। जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी थी वो उसे मेरी खातिर दाव पर नहीं लगा सकते थे। चचा के मुतालिक सोचते सोचते गजाला की बेहया याद आ गई। उस वक्त मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ कि जब वो लड़की बेहया बन गई थी तो मैंने शराफत क्यों दिखाई। शायद इसलिए कि उस वक्त तक मैं चचा के रिश्ते का ख्याल कर रहा था और मैं ये भी नहीं जानता था कि एक नाकर्दा गुनाह का इल्जाम मुझ पर आयद हो जाएगा। अब वो दुश्मन की बेटी थी। उस वक्त वो मेरी नजरों में किसी बाजारी औरत से कम नहीं थी, जिसे कोई भी हासिल कर सकता था और जिसे मैं भी हासिल करके वक्ती तौर पर इंतकामी जज्बे को सुकून पहुंचा सकता था। मगर अब वक्त गुजर चुका था। मैं बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। वो मेरी जवान नजरों का पहला नजारा था। मैं उसे भूल नहीं सकता था। कहते हैं कि चराग से चराग चलता है, इसी तरह एक बदन के तसव्वुर से दूसरा बदन रोशन हो गया। न जाने कैसे उस तसव्वुर में जरीना का सरापा झलकने लगा। शायद इसलिए कि वो भी लड़की थी, जवान थी, गजाला की तरह उसका रंग भी उजला था। तौबा तौबा, मैं अपने दोनों गाल पीटने लगा। एक बेहया के मुतालिक सोचते सोचते मैं अपनी उस मोहसिना का तसव्वुर कर रहा था जिसके घर में न जाने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा गुजारना था। मैंने चिल्लाकर जोर से अपने मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया ताकि आइंदा जरीना के मुतालिक कोई सस्ता ख्याल मेरे दिमाग में ना आए। एक बात मैं कह दूं कि हमारे तसव्वुर की आंखें हर जवान लड़की के लिए नंगी नहीं होती। शाहीना भी जवान हो चुकी थी, लेकिन उसके तसव्वुर के साथ ऐसी पाकीज़गी जन्म लेती थी जो सिर्फ बाप और बेटी या भाई और बहन के रिश्तों में होती है। हकीकतन मैंने एक बाप की तरह उसे गोद में खिलाया था और उसे भाई की मोहब्बत दे रहा था। इसके बरक्स जरीना से इतना गहरा लगाव नहीं था, इसीलिए गजाला और जरीना मेरे जहन में गड़बड़ हो गई थी। वो रात सोते जागते और सोचते हुए गुजर गई। सुबह किसी ने मेरे शाने को हौले से झंझोड़ कर जगाया। आंख खुली तो निगाहों के सामने जरीना थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं अब तक उसके मुताल्लिक सोच रहा हूं। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसकी मुतरन्नम आवाज कानों में रस खोलने लगी। उठ जाइए, 10 बज रहे हैं। अम्मी स्कूल चली गई हैं। जाते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं आपको ना जगाऊं, मगर ऐसा भी क्या सोना है। बाहर जाकर देखिए, धूप निकल आई है। क्या बड़ी कोठियों वाले इसी तरह दिन चढ़े तक सोते हैं? हाँ, अब मैं कोठी वाला कहां रहा।
میں تو اسی مقصد کے لیے وہاں سے آیا تھا کہ وہ کوٹھی اور تمام جائیداد حاصل کروں گا۔ اگر اسی طرح سوتا رہا تو شاید کبھی اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ میں نے اس وقت دل ہی دل میں عہد کیا کہ آج سے نیند کے نشے اور آرام طلبی سے گریز کروں گا۔ آج سے میرے لیے آرام حرام ہے۔ یہ عہد کر کے میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ نگاہوں کے سامنے مسکرا رہی تھی، جیسے صبح مسکراتی ہے ویسے ہی اس کے چہرے پر تازگی تھی۔ بھوری آنکھیں، کھڑی ناک، رس بھرے ہونٹ، بیضوی چہرہ۔ چہرے سے نیچے نظریں گئیں تو میں نے فوراً ہی آنکھیں جھکا لی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اف، غزالہ نے مجھ سے کتنی زبردست دشمنی کی تھی۔ اب بھی میری ہتھیلی کے سائے میں ریشمی دھڑکنیں بج رہی تھی۔ ایک سے متعارف ہو کر دوسری کی طرف خیال بہک رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر نظریں چراتے ہوئے منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس طرح ناشتہ کیا، کس طرح زرینہ کا سامنا کرنے سے کتراتا رہا۔ جب 1.5 گھنٹے بعد شاہکوٹ جانے والی بس میں آ کر بیٹھا تو اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے پھوپھی کے ہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں بہت جلد کہیں ملازمت تلاش کروں گا۔ ملازمت نہ ملی تو بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گا اور کسی دوسری جگہ اپنی رہائش کا انتظام کروں گا۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ مجھے زمینوں کے چکر سے ہی اتنی فرصت نہیں ملی کہ میں اپنے کھانے پینے اور رہنے کا الگ ٹھکانہ بناتا۔ میں روز صبح شاہکوٹ جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ کبھی پٹواری سے ملاقات نہ ہوتی، کبھی ملاقات ہوتی تو وہ اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے مجھے ٹال دیتا۔ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ زمینوں کا اصل مالک ناصر علی ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ریکارڈ میں زمیندار کی حیثیت سے کس کا نام درج ہے۔ چچا نے اس کے پیچھے اچھی خاصی رقم صرف کی تھی۔ آخر ایک دن اس نے صاف طور سے کہہ دیا کہ وہ اپنا ریکارڈ نہیں دکھائے گا۔ اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کسی وکیل کے ذریعے عدالت میں درخواست دے کر معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ میں مایوس ہو کر چلا آیا۔ اب تو میرے پاس شاہکوٹ آنے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں کسی وکیل کی خدمات کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ پھوپھی اپنی حیثیت سے زیادہ میرا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ ان کی مجبور کرنے پر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ 2-4 رشتہ داروں نے مجھے سمجھایا تھا کہ میں وکیلوں اور عدالتوں کے چکر میں نہ پڑوں، کیونکہ زمین کا جھگڑا کبھی 1-2 پیشیوں میں ختم نہیں ہوتا۔ سال ہر سال تک مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہی ایسی مقدمہ بازیاں کرتے ہیں۔ میں نے بظاہر ان کے مشوروں کو تسلیم کر لیا، لیکن میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ کبھی پھوپھی کی غربت کا خیال ستاتا تھا اور کبھی چچا سے انتقام لینے کا بھوت سر پر سوار ہو جاتا تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ اس مکار چچی کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی خاتمہ کر دوں، تاکہ ان کی آئندہ نسل ہی ختم ہو جائے اور کوئی میری دولت سے فائدہ اٹھانے والا نہ رہے، لیکن اس طرح میں مجرم بن جاتا اور میرا حق بھی مجھے نہ ملتا۔ ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کسی طرح کوئی غیبی طاقت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے میں اپنی زمین اور جائیداد ان سے چھین لوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابی کا سیدھا اور صحیح راستہ نہیں ملتا تو وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ کبھی مجرموں کی طرح سوچتا ہے اور کبھی خیال ہی خیال میں آرزو کرتا ہے کہ کہیں سے طلسمی چراغ مل جائے یا حاضرات کا علم حاصل ہو جائے، تاکہ وہ دشمنوں کو زیر کر سکے اور زمین میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کر کے اس دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے۔ میں بھی کچھ اس انداز سے سوچنے لگا۔ میرے اندر انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر میں کوئی ایسا پراسرار علم سیکھنا چاہتا تھا جس سے میرے دشمن دہشت زدہ ہو کر میرے قدموں میں جھک جائیں۔ یہ بچکانہ خیالات تھے، لیکن جیسا کہ میری عادت تھی، میں جس چیز کو دیکھتا اس میں اپنی نظریں پیوست کر دیتا تھا اور جو سوچتا اسی خیال پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتا تھا۔ اس عادت کے مطابق میری توجہ اسی خیال پر قائم ہو گئی کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، یعنی کوئی پراسرار علم حاصل کرنا چاہیے، یا کوئی جلالی وظیفہ پڑھنا چاہیے، یا چلہ کشی کرنی چاہیے، یا پھر کالا جادو سیکھنا چاہیے۔ کالے جادو کا خیال میں نے دل سے نکال دیا، کیونکہ اسلام میں جادو ٹونے اور سفلی عمل کی ممانعت ہے۔ میں کوئی ایسا عمل سیکھنا چاہتا تھا جس کے ذریعے چچا میرے زیر اثر آ جائیں اور بلا چون چرا تمام زمین اور جائیداد میرے حوالے کر دیں۔ ایک علم ہے ہپنوٹزم، جس کے ذریعے میں انہیں اپنا مدعی و معمول بنا سکتا تھا۔ ایک علم ہے ٹیلی پیتھی، یعنی خیال خوانی کے ذریعے میں ان کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کو پڑھ سکتا تھا۔ میرے شناساؤں میں ایسے علوم سکھانے والا کوئی استاد یا رہنما نہیں تھا۔ میں بازار سے سلسلے کی کتابیں خرید کر ان علوم کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے لگا۔ وہ کتابیں مجھے زندگی کے ایک نئے موڑ پر لے آئیں۔ یہ سچ ہے کہ میں اس کتابوں سے مکمل علم حاصل نہیں ہوتا،
इसके लिए किसी बड़े आमिल व आमिल के मुशाहिदात व तजर्बात से रहनुमाई हासिल करना पड़ती है। फिर भी इन किताबों से इतना फायदा जरूर हुआ कि मैं इन उलूम को समझने और सीखने के इब्तिदाई मराहिल से गुजरता चला गया। उर्दू अदब की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस नॉवेल अब आपकी समातों के लिए देवता। देवता का बकिया हिस्सा सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।